हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेपर मॉडल। पेपर का सलूशन निकालेंगे, हम लोग अभ्यास करेंगे। आज 2023 का एक पेपर है, यहाँ पर दिख रहा है 2023 का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 822 EE। इसमें जितने 2024 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं, इसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर तो ट्रिक लगा दिए हैं, लेकिन हम सॉल्व करके देखेंगे कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने नंबर हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। बाबू देखो, यहाँ पर 731 में आप क्या करेंगे, 731 में जब आप भाग देंगे 625 से तो भाग जाएगा एक राउंड। तो एक राउंड 625 अपान माइनस करेंगे इसको, जब इसमें माइनस करेंगे 11 में 5 माइनस करेंगे 6, और यहाँ पर 2 बचा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, तब भाग जाता है आपका। देखा जाए कितने राउंड भाग जाता है, तो यहाँ भी भाग आपका एक राउंड ही भाग जाएगा। 625 भाग देंगे यानी माइनस करेंगे इसको, 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा। यहाँ पर 5 में 2 3 और यहाँ पर 4, 0 आप नोट कर सकते हैं, ऊपर नंबर नहीं है तो। अब भाग आपका 6 राउंड जाएगा। 6 का 6 25 30 को 0, और 6 दूनी 12, 3 15, 6 36 और 1 37। घटाओगे 0 0, 13 में माइनस करोगे 7, 6 बचेगा, ये निगलेक्ट हो जाएंगे। पुनः एक 0 ले लो और हम भाग देंगे, 9 राउंड भाग जाएगा क्योंकि ये 60 है और ये 600 है। अगर 10 राउंड ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6250, और 9 राउंड हम इसलिए भाग ले जाएंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 दूने 18, 18 4 22 को 0, 18 4 22, 22 को 2 लिख देंगे, 2 22 को 2, और 9 बचे 45, 9 × 6 = 54, 54 और 2, 54 में 2 जोड़ लेंगे तो 56 हो गया। अब देखिए, लेकिन अभी 0 नहीं हुआ, पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। तो 10 में 5 5, 9 में 2 7 हो गया, और 9 में 6 3 और ये निगलेक्ट हो गए। अब 0 ले लिए पुनः हम, पुनः 6 राउंड, तो 6 × 30 को 0, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 36, 1 37। देखिए अब पूरा विभाजित हो गया। दशमलव के बाद कुल कितने नंबर यहाँ पर मिल गए, 4 नंबर मिल गए। तो प्रश्न में भी कह रहा था दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कुल 4 होगी। अब प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है बिंदु XY और -x -y के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र एक होता है जो आपको याद रहना चाहिए। अगर ये x1 y1 और x2 y2 दिया गया हो तो दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 के होल वर्ग प्लस y1 - y2 के होल वर्ग। ये आगे भी हो सकते हैं, यानी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, इसी को कर दिया है XY और दूसरा है -x -y। तो इनका जब हम यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट x माइनस, इसको लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x + x का होल वर्ग, और y माइनस लिखेंगे लेकिन ये खुद माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, का होल वर्ग। तो अंडर रूट के अंदर है तो यहाँ हो गया 2x का होल वर्ग और यहाँ हो गया 2y का होल वर्ग। तो देख रहे हैं कि दोनों का वर्ग करेंगे तो 4x² प्लस 4y² 4x² प्लस 4y²। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ से अगर 4 कॉमन कर देते हैं तो x² प्लस y², तो
4 तो बाहर हो जाएगा 2 बन के, और कड़ी के अंदर बच जाएंगे x² प्लस y²। अब देखा जाए ऐसा विकल्प कोई है कि नहीं है, तो ऐसा विकल्प हमारे पास है 2 √x² प्लस y²। जो ये ट्रिक लगाया ये गलत लगा दिए हैं, यहाँ विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपको OMR शीट में आप विकल्प नंबर सी को सर्किल कर देंगे। चलिए हम अब देखते हैं प्रश्न नंबर आगे का। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर सब दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 8 दिया है। तो यहाँ पर ट्रिक लगाए हैं एक, बट ये गलत है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, यानी अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो 1 हो या तो स्वयं वो संख्या हो। तो देखिए ये 2 अभाज्य संख्या होगी, इसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ये विषम संख्या है, इसको अभाज्य संख्या नहीं कर सकते हैं। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड करोगे तो 2 × 1 हो सकता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप का होता है। तो हमने बता दिया कि यहाँ पर एक विकल्प जो लगाए हैं, ट्रिक लगाए हैं, ये सही लगाए हैं। 2 + 2q + 1 के रूप का होता है। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब 5वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर कि साइन, यहाँ पर दिया है साइन a + b का मान √3/2 और cos a - b का मान √3/2। तो a और b का मान होगा 45-15 होगा कि 15-45 होगा कि 45-30 होगा कि 30-45 होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है a + b का मान कड़ी में 3/2 साइन a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2। ये दोनों के लिए दिया है। तो इनको आप लिख सकते हैं, साइन इधर है a + b, तो आप इस साइड में भी साइन ले लेंगे और देखेंगे साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है। तो आप ऐसे इसको हटा दीजिए तो a + b की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्वेश्चन 1 दूसरा दिख रहा है आपको cos a - b, इधर लेंगे cos 30 अंश का मान होता है, कड़ी 3/2, यहाँ 30 लिख देंगे और cos से cos नेगलेक्ट हो जाएगा, तो a के मान a - b का मान आपका 30 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो जा रहा है। अगर समीकरण 1 + 2 को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, a + b = 60 और a - b = 30। जैसे हम इनको जोड़ने का काम करेंगे तो b कट जाएगा, यहाँ 2a हो जाएंगे और 6 × 3 = 9 90 हो जाएगा। ये इसमें भाग देता है तो a के मान 45 हो जाएगा। जब a का मान 45 हो गया तो b के मान तो 15 हो ही जाएंगे। इसको उठाकर किसी एक में रख लोगे तो आपको b का मान 15 मिल जाएगा। तो इस प्रकार 15, 45 और 15, 45 और 15 विकल्प नंबर यह सही है। यहाँ पर गलत लगा दिया है, a का मान 45 आ रहा है और b के मान 15 आ रहे हैं। विकल्प ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान होगा, इसमें से कौन सा होगा। यहाँ हम जांच करेंगे, जांच करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 दे रहा है आपका 1 - tan² 30 अपन 1 + tan² 30। अब इसमें दिया है, विकल्प दिया है
काड़ी में 3/2, 1/2, 2 काड़ी 3 और काड़ी में 3 में से कौन सा विकल्प सही है इसको हम ढूंढेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 1 - tan 30 का मान रखा जाएगा तो 1/√3 और इनका वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे अपान 1 + 30 का मान रखेंगे 1/√3 का वर्ग। तो देखो 1/1 1 - 1/3 और 1 + 1/3 ये हो जाएगा। इससे इसमें गुणा करोगे 3 - 1/3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 + 1/3 हर से हर कट जाएगा। इसको इसमें घटा कर लिख दो 2 और इसको इसमें जोड़ कर लिख लो 4 तो हो जाएगा 1/2। आपका विकल्प नंबर 1/2 यानी कौन सा सही है भाई? बी। विकल्प नंबर बी आपका सही है, 1/2 आपका सोल्यूशन होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि x² - 4x + k = 0। अगर इसका एक मूल 0 है, सॉरी एक मूल जो है 6 है तो k का मान बताइए। इसमें k का मान बताना है। तो बहुत आसान है, ये तो आसान है। आप क्या कर देंगे, जो मूल एक दिया है इसको उठाकर x के स्थान पर रख दीजिए। जैसे देखो जैसे कि दिया है प्रश्न नंबर है हमारा, देखिए इसमें प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न, x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 6 रख दीजिए। 6 के वर्ग -4 × 6 + k = 0। 6 के वर्ग 36 माइनस यहाँ पर हो गया 4 × 6 = 24 प्लस k = 0। इसको इसमें घटा दोगे तो जैसे ही घट जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 2 और 1 + 12 + k = 0। तो k के मान हो जाएगा -12। अब देखना है विकल्प में -12 है कि नहीं है। तो देखो 7वें प्रश्न में पहले ही दे दिया है -12, तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, -12। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है। मतलब इतना जान लीजिए कि अगर इस कंडीशन में सवाल देता है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या क्या है? तो देखो पहली संख्या आप लिखेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या प्रश्न कहा है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है। तो अगर पहला x है तो दूसरा 2x ले लो। और प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो दोनों को जोड़ लो, 2x + x = 24, तो 3x = 24। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 24/3 यानी x का मान यहाँ मिल गया। इससे जब भाग देंगे इसमें तो 3/24 पहली संख्या x यानी x का मान 8 मिल गया। तो आप कह सकते हैं पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न यही पूछा था कि यानी संख्याएं क्रमशः होगी, कौन कौन होगी, तो 8 और 16 है। आप इसमें से देखिए कौन सा विकल्प 8 और 16 है, तो देखिए यहाँ पर यह है, तो यानी ए विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। इस प्रकार आपको और मिल जाएगा आपको 1 नंबर। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर एक गलत ट्रिक लगा दिए, इनको पता होना चाहिए कि मान लो पहली संख्या अगर इसको लेते हो इसका 2 गुना 12 ठीक तो है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 नहीं हो रहा है, लेकिन इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जा रहा है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ दिमाग भी लगा लिया करो। अगला प्रश्न 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न नंबर 9
कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 81 संबंधी 121 है, तो भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो आपको प्रमेय याद होना चाहिए। प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं की संगत भुजा 1 दूसरे त्रिभुज की भुजा मान लो 2 ले लेते हैं, तो भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इनके स्थान पर हम ऐसे पुट कर देते हैं 81/121 यानी 121 का मतलब ये हल वर्ग करने पर इतना नंबर आ गए हैं, ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो जब दोनों का हम रूट लेंगे तो इनकी भुजा जब हटा देंगे तो मान लो भुजा 1/भुजा 2, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9/11। तो भुजाओं का अनुपात 9/11 विकल्प नंबर ए इसमें भी आ गया। यहाँ पर ये जो लगाए हैं ट्रिक बहुत बढ़िया लगाए हैं, इनको 1 नंबर मिल गया होगा। और आप ऐसा करते हैं तो आपको भी 1 नंबर जरूर मिल जाएगा 9/11। अब इसके बाद प्रश्न आता है 10। ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया। कह रहा है कि ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया। लंब की माप कितनी होगी। तो लंब की माप आपको निकालनी है। तो देखिए आप लिखेंगे पहले यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होगी, यानी ए इधर से भी ए और इधर से भी ए। जब हम इसके सामने वाली यानी शीर्ष से लंब डालेंगे तो लंब यहाँ पर जब आके पड़ जाता है तो इसकी लंबाई a/2 हो जाएगी, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो यह a है और a/2 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। तो चलो अगर मान लो ABC यह समकोण त्रिभुज है, आपको लंब ज्ञात करना है। तो लंब का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण आपका है a का स्क्वायर और आधार है a/2 का स्क्वायर। तो जब हम इनको वर्क करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a²/4 ऐसे हो गया। तो इसका इससे गुणा कर दो 4a² माइनस a²/4। तो यहाँ आपका हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 3a²/4। तो ये हो गया आपका लंब की ऊंचाई, यानी जो लंब परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है 3a²/4। अब देखते हैं विकल्प में हमारे पास ऐसा कुछ दिया है कि नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और आया है, लेकिन अभी तो इनका लंब का वर्ग है यानी h का वर्ग है। जब हम रूट लेंगे तो ये काड़ी में हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो गए और a यानी काड़ी में 3/2 a। तो काड़ी में 3/2 a मात्रक, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा ए, विकल्प नंबर ए। इस प्रकार 10 प्रश्नों को सॉल्व किया गया तो आपको 10 नंबर बन जाते हैं। इस प्रकार अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगला दिया है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और जबकि व्यास दिया है 1/2, जबकि 11 नंबर का क्वेश्चन है व्यास कह रहा है कि 1/2 है, मतलब 2r के मान 1/2 है। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यह इसमें डिवाइड कर देगा तो 4 cm हो गया। तो ये व्यास हो गया। लेकिन अर्धगोला कुछ इस तरीके से बनाओगे और संपूर्ण तो इतना तो निकालोगे, इतना का अर्धगोले का व्यास होता है 2πr²। लेकिन है ढक्कनवा जौन बात है पे पेंट कर दोगे तो πr², तो 3 गो πr²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है किसके, अर्धगोले का। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले देख लेते हैं पाई के पदों में दिया है। देखो प्रश्न
पाई के पदों में आपसे मांग रहा है, पाई का मान नहीं रखना है आपको इसमें, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने दे रहे हैं। आर की जगह पर 1/4 रख देते हैं, ये हो जाएंगे 3 पाई गुणे 1/4 चौगे 16, तो हो गई 3/16 पाई CM स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 3/पाई CM है। गुड, बहुत बढ़िया है, ये बच्चा काम किया है, ये विकल्प आपका सही हो गया, 1 नंबर आपको और मिल गए। इसी प्रकार और भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इतना आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।